नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो लेख है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है और इनके 2 लेखों को यहाँ संकलित किया गया है, जिसमें पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा है मेरी कल्पना का एक आदर्श समाज। तो ये यहाँ जो ये प्रस्तुत पाठ है डॉक्टर साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। यानी जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनके जो रचना थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका ही हिंदी प्रकरण जो है ललई सिंह यादव द्वारा किया गया है और उन्हीं के 2 प्रकरणों को यहाँ पर उठाया गया है, जिसमें पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो ये पाठ जो है देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत मुश्किल सा नाम है। पाठ में क्या दिखाया गया है कि पहला जो है उसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बात की जा रही है कि किस तरीके से लोगों का जो काम है, उनका जो जॉब वो करना चाहते हैं, जो वो बिज़नेस कर रहे हैं, वो जाति के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए पंडित है तो ये जन्म से ही डिसाइड हो जाता है कि अगर पंडित का बच्चा होगा या बेटा होगा तो वो पंडिताई ही करेगा। अगर कोई सुनार का बेटा है तो वो सुनारी ही करेगा, सुनार ही बनेगा। या अगर कोई मोची का बेटा है, निम्न जाति का है, तो वो निम्न काम करेगा, मोची का काम करेगा। ठीक है, तो ये जाति के आधार पर यानी जो जाति प्रथा चलाई जा रही है, जिसके आधार पर लोगों का श्रम जो है निर्धारित कर दिया जाता है, उसका खंडन करते हुए ये जो पाठ है यहाँ पर अंबेडकर जी द्वारा है। साथ ही साथ उन्होंने बाद में इस पाठ के बाद मेरी कल्पना का आदर्श समाज की उनके अकॉर्डिंग, उनकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग एक आदर्श समाज क्या होता है, उन्होंने उसको भी हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया है। तो पाठ बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पहले में हेडिंग से समझ आ गया होगा कि पहले में हम यही पढ़ेंगे कि लोगों का जो काम है वो उनकी जाति के आधार पर डिसाइड कर दिया जाता है और दूसरे में वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग एक कैसे आदर्श समाज की वो इमेजिन करते हैं, उसको हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले यही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो पाठ मैं शुरू करती हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि यह बड़ी विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कोई कमी नहीं है। यानी आज के समाज में भी, आज की सोसाइटी में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं तो हम इन चीज़ों का, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो जितना ज़्यादा अमीर होगा, वो उतना ही ज़्यादा जाति के आधार पर भेदभाव आज भी करता है। वे अपनी मान्यता के समर्थन में निम्नलिखित तर्क देते हैं और अपनी इस मान्यता, यानी जो उनकी मान्यता है, जो उन्होंने अपनी मान्यता प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में, उसके फेवर में बहुत से लॉजिक्स, बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए, यानी जो आज का समाज है वो कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी काम करने के लिए श्रम विभाजन ज़रूरी मानता है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। और जो जाति प्रथा है वो इसी का दूसरा रूप यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जाति के आधार पर लोगों का काम डिसाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पंडित का बेटा है और वो कुछ और करना चाहता है, मान लीजिए वो जूता बनाने में बहुत अच्छा है, ठीक है, वो अपनी कोई कारखाना खोल सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है, लेकिन वो उच्च जाति का है तो उसके पेरेंट्स या उसके सोसाइटी, समाज के लोग उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उसको पंडिताई में घुसना पड़ रहा है ज़बरन। ठीक है, और मान लीजिए कोई निम्न जाति का बच्चा है, मान लीजिए वो अपनी कार्यकुशलता के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा पंडिताई वो जल्दी से ग्रैब कर पा रहा है, उसका हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अपने अकॉर्डिंग, और वो उसमें पंडिताई करना चाहता है हिंदू धर्म में, लेकिन उसको उसकी जाति के आधार पर या उच्च जाति के लोग उसको वहाँ इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे। क्यों? क्योंकि समाज में डिसाइड कर दिया गया है कि अगर ये निम्न जाति का है तो निम्न अपने जाति के हिसाब से ही कार्यों का निर्णय लेगा, कार्यों को चुनेगा। और इस तर्क में बहुत सी बुराइयां भी यहाँ पर जो है, आपत्तियां भी दिखाई देती कि अपना उन्होंने लॉजिक तो दिया है और इस लॉजिक में उनको बहुत सी आपत्तियां भी नज़र आती हैं। और वो आपत्तियां क्या है, वो इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का ही रूप लिए हुए है। यानी जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन यानी काम को बांटने के साथ साथ
जो श्रमिक है उसका भी विभाजन कर रही है कि उसको अपना काम चुनने का अधिकार नहीं है। अगर समाज ने उसके लिए कोई काम सुनिश्चित किया है तो उसको वही काम करना पड़ेगा। वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी कार्यकुशलता के अनुसार अपने काम का चुनाव नहीं कर सकता। और श्रमिकों का विभाजन जो है वो स्वाभाविक नहीं है, वो अस्वाभाविक है। दूसरा है यह जाति प्रथा विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार कर देती है। और ये जो जाति के आधार पर लोगों का काम बांटा जाता है, इससे क्या होता है, लोगों में एक दूसरे में उपेक्षा की भावना आती है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में वो लोग लगे रहते हैं, जो विश्व में अन्यत्र नहीं पाया जाता। और इससे क्या होता है, ये विश्व में कहीं भी नहीं दिखाया जाता कि उसको उस जाति का है तो वही काम वो करेगा। ये चीज़ हमने विश्व में शायद ही कहीं और देखी हो, लेकिन भारत में ये बात सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि अगर कोई किसी जात में है और उसका बच्चा होने वाला है या उसकी आने वाली वंश अभी है भी नहीं, तो पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि वो वही काम करेगा। कुशल यानी कैपेबल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए, यानी ऐसे श्रमिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम उनकी क्षमता को इस सीमा तक विकसित करें कि किस व्यक्ति में किसी काम को करने की कितनी क्षमता है, वो किसी काम को कितना ज़्यादा वो अपना एफर्ट्स लगा रहा है उस काम में, जिससे वह अपने पेशे कार्य का चुनाव कर सके, कि वो अपने आप को किस तरीके से प्रूव करे, कितने हद तक वो अपनी कैपेबिलिटी को शो करे, जिससे उसको अपने काम को चुनने का अधिकार हो, ना कि जाति के आधार पर उसका काम डिसाइडेड हो। उसको अपनी कार्यकुशलता के आधार पर, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता के आधार पर उसको अपने काम चुनने का अधिकार होना चाहिए। जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत में, यानी अंबेडकर जी के अनुसार, जो अंबेडकर जी है जाति प्रथा को एक दूषित प्रथा मानते हैं और इसके दूषित सिद्धांत, यानी इसके लिए जो सिद्धांत बना दिए गए हैं, क्षमता का विचार किए बिना ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। और जाति प्रथा में क्या होता है, जो सिद्धांत यहाँ पर बना दिए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं, उसमें क्या होता है, इंसान की इच्छा नहीं जानी जाती, उसकी क्षमता को नहीं देखा जाता, उसकी कैपेबिलिटी को नहीं जांचा परखा जाता, बस ये इस जाति का तो उसके अकॉर्डिंग उसको काम दे दिया जाता है। ठीक है, होता नहीं है राजा का बेटा राजा बनेगा, भिखारी का बेटा भिखारी बनेगा। ये कहावतें भी आपने बहुत सुन रखी होगी। चाहे उसमें वो क्षमता ना हो, उसमें वो कैपेबिलिटी ना हो, शायद भिखारी के बच्चे में राजा के बच्चे से भी ज़्यादा क्षमता हो, लेकिन क्यों, उसका बाप भिखारी है तो वो निम्न काम करेगा, और राजा का बेटा जो है वो लाट साहब है तो वो अच्छे कार्य करेगा। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। और ये जो प्रथा है ये मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त क्यों ना हो। और ये ऐसी प्रथा है जो मनुष्य ना चाहकर भी जीवन भर इस काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, और ये चाहे काम उसके लिए अनुपयुक्त ही क्यों ना हो, अपर्याप्त ही क्यों ना हो, यानी इससे उसकी फुलफिल पूरी हो सकता है, वो बंदा कुछ और भी कर सकता है, इससे बहुत अच्छा वो कुछ कर सकता है अपने लिए, लेकिन वो नहीं कर पाता। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न होने पर भूखों मरने की नौबत आ जाती है। और सिचुएशन जब ख़राब हो जाती है, मान लीजिए किसी ने अपने बिजनेस में कोई हाथ डाला और सिचुएशन प्रतिकूल हो गई है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, काम अच्छा नहीं चल रहा, तो ऐसी स्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा चेंज करने की अनुमति नहीं होती, चाहे उसको भूखा ही क्यों ना मरना पड़ जाए। जाति प्रथा के अनुसार उसको जो काम उसके लिए निर्धारित किया गया उसको वही करना है, वो अपनी इच्छा से कोई और दूसरा काम नहीं पकड़ सकता है। हिंदू धर्म किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा ना हो। और हिंदू धर्म, यानी ये अम्बेडकर जी यहाँ बता रहे हैं कि हिंदू धर्म में जो व्यक्ति है उसको अपना पेशा चुनने की अनुमति नहीं है, और ऐसा काम तो बिल्कुल भी चुनने की अनुमति नहीं है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, यानी जो उसके पूर्वजों ने ना किया हो, उनसे अलग हटकर। तो मान लीजिए अगर पिता मोची निम्न जाति का कोई है, पिता मोची था और उसका दादा कुछ और काम करता था, तो उन्होंने जो किया वही वो कर सकता, उससे अलग हटकर वो कोई काम नहीं चुन सकता, भले ही वो काम उसको आता ही ना हो, मतलब उसमें वो पारंगत ना हो, उसको कोई और काम ज़्यादा अच्छे से आता हो, लेकिन जाति प्रथा के आधार पर वो कोई तीसरा काम नहीं पकड़ सकता। तो इस प्रकार देखा जाता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन की दृष्टि से भी गंभीर दोषों से युक्त है। जो जाति प्रथा है और जो काम का विभाजन किया जाता है,
इन तरीकों से भी ये दोष इसमें भरे हुए हैं और इस विभाजन में व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान या महत्व नहीं होता। और जब हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, काम का विभाजन करते हैं, तो इस तरीके से जो इंसान की जो इमोशंस है और जो उसका इंटरेस्ट है उसका कहीं कोई स्थान ही नहीं रह जाता। हम ज़बरदस्ती उसके ऊपर काम मढ़ रहे हैं। और आज के उद्योगों में गरीबी की और उत्पीड़न इतनी समस्या नहीं है जितनी है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता पूर्वक करते हैं। और इस वजह से क्या होता है, जब लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, लोगों के इमोशंस उस काम के साथ जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप मान लीजिए फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, बट आपके मम्मी पापा आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप डॉक्टर बनो, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, आपका इंटरेस्ट और आपके इमोशंस आपकी फैशन डिज़ाइनिंग के साथ जुड़े हैं और जो डॉक्टरी का काम है वो आपके प्रेशर के साथ आप उसकी पढ़ाई कर रहे हो। तो जो काम आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे उसमें वो कार्यकुशलता, वो काम इतना आप परफेक्टली नहीं कर पाओगे जिस काम को आप अपने इंटरेस्ट के साथ करोगे। तो इसमें आप वो पारंगत नहीं हासिल कर पाते, बस विवशता पूर्वक कर पा रहे हो कि अपने पेरेंट्स की इच्छाएं पूरी कर रहे हो और बस आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं है। भारत में ऐसे अनेक व्यवसाय उद्योग हैं जिन्हें हिंदू लोग घृणित मानते हैं और भारत में आज भी ऐसे बहुत से बिजनेस हैं और बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें हिंदू लोग जो होते हैं उसको बहुत घिनौना मानते हैं और इन कामों में लगे लोग अपने काम के प्रति अरुचि व विरक्ति दिखाते हैं। और इन कामों में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इनसे वो दूर हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजबूरन आज भी उन्हें वो काम करना पड़ता है। सोचने की बात है कि जहाँ काम करने वालों का दिल ना लगता हो, ना दिमाग, उससे कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपका आर्ट में इंटरेस्ट है, आफ्टर 10 आप मान लीजिए आर्ट साइड लेना चाहते हैं, लेकिन फोर्सफुली आपकी परसेंटेज को देखते हो आपको टीचर्स भी फोर्स कर रहे हैं, पेरेंट्स भी फोर्स कर रहे हैं, सब आपको कह रहे हैं कि आप साइंस स्ट्रीम ले लो। तो जब आपका किसी काम में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप खुद ही सोचिए आप वो काम कैसे अच्छे से कर पाएंगे। जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, ये अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। और इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें अस्वाभाविक नियम जिनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं जिसकी वजह से ये इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी ये बिल्कुल भी कार्य करने योग्य नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से जो अम्बेडकर हैं उन्होंने सारी खामियां और बुराइयां हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है कि जाति प्रथा के कारण लोगों को किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और समाज के लिए किस तरीके से हानिकारक है। अब आगे हम अम्बेडकर जी के दूसरे लेख के बारे में पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने अपनी एक आदर्श समाज की एक इमेजिनेशन बताई है कि एक्चुअल में एक आदर्श समाज कि वो कैसी कल्पना करते हैं, कि कैसे आदर्श समाज की वो कल्पना करते हैं। अब लेखक जाति प्रथा की समस्या के रचनात्मक पहलू पर ध्यान दिलाता है कि जो जाति प्रथा के रचनात्मक पहलू है उन पर वो ध्यान फोकस करता है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वह होता है जो स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृत्व पर अधिकार होता है। यानी जिस समाज में लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, एक समानता का अधिकार मिलता हो और साथ ही साथ भाईचारे की भावना हो, तो उनके अकॉर्डिंग वहाँ आदर्श समाज होता है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, यानी किसी भी आदर्श समाज हम किसे कहते हैं, जहाँ पे किसी तरह की कोई बुराई ना हो, कोई भेदभाव ना हो, स्वतंत्रता सबको एक समान मिले, सबको समानता का अधिकार हो, भाईचारे की भावना हो, सब एक दूसरे के बारे में सोचे। तो ऐसा समाज यानी एक आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता यानी इतनी जल्दी परिवर्तनशीलता होनी चाहिए जिससे समाज पूरी तरह से संचालित हो सके। जैसा कहा जाता है ना, जो समय है परिवर्तित होता है, समय जो बदलता रहता है और हमें समय के अकॉर्डिंग बदलना चाहिए। तो वो भी इतनी जल्दी जल्दी गतिशील होना चाहिए कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो भी जल्दी जल्दी अपने आप को उसी के अनुसार ढाले और इसी तरीके से समाज जो है संचालित होता है, समाज जो है चलता है। अगर समाज जो है पुराने नियमों को घसीटता रहेगा और आने वाली पीढ़ी उनको नहीं फॉलो करेगी, नहीं मानेगी, ठीक है कुछ नियम होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन कुछ एक नई चीज़ों को भी अपनाना अत्यंत आवश्यक है ताकि जो नया समाज है, जो आधुनिक समाज है, वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। समाज के बहुविध हितों में यानी बहुत से लोगों के हितों में सबका भाग होना चाहिए और समाज के लोगों के हितों में सबका जो है भाग होना चाहिए तथा सभी की रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। यानी यहाँ पे समानता की बात हो रही है।
यानी सबको, जब हम सबके हितों की बात कर रहे हैं तो उसमें सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए और सभी को सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई वीआईपी है या फाइनेंशियली स्टेबल है, स्ट्रांग है तो उसको ज़्यादा समानता उसको सुरक्षा दी जाएगी और बाकियों के हितों के बारे में नहीं सोचा जाएगा। भाईचारे का ही दूसरा नाम लोकतंत्र है। और तीसरा पॉइंट यहाँ बात की जा रही है भाईचारा, कि जब लोगों में भाईचारे की भावना होगी तभी यहाँ लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब कहाँ होता है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, जहाँ पर लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करने का अधिकार है। तो जब तक भाईचारे की भावना नहीं होगी तो लोकतंत्र समाज भी नहीं बन सकता। लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है, और ये जो लोकतंत्र शब्द हम सुनते आ रहे हैं ये कोई शासन की पद्धति नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या, यानी लोगों का एक ग्रुप, सामूहिक यानी ग्रुप, लोगों के जो ग्रुप है यानी सब मिलजुल कर जो जीवन को जीते हैं कि एक तरीका है, तथा समाज के सम्मिलित अनुभव, लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है उनका आदान प्रदान है। लोकतंत्र की परिभाषा यहाँ अंबेडकर जी ने दी है कि जो लोग एक साथ जीवन को जीते हैं। कोई अकेला जीवन नहीं जी सकता। अगर पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए और एक इंसान है वो अपने अकॉर्डिंग अपने नए नियम बनाएगा, उनमें फेरबदल करेगा, वो नहीं जी सकता। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जहाँ सब एक साथ मिलकर चले, सब एक साथ जीवन को जिए और साथ ही साथ समाज के जो सबके लोगों के जो मिले जुले अनुभव है उनका आदान प्रदान होता रहे। कुछ अच्छे अनुभव लें, कुछ बुरे अनुभवों को एक्सपीरियंस करें और उनको शेयर करें, आदान प्रदान करें। इसमें यह भी आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति हमें श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे साथ जो हमारे कुलीग्स हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारे साथ जो आस पड़ोस में रहते हैं, अगर भाईचारे की भावना हमें विकसित करनी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उनके प्रति श्रद्धा, ये श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि हम उन्हें भगवान ही मान लें, श्रद्धा मतलब उनके प्रति अपना एक रिस्पेक्ट और उनके सामने एक सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। जाति प्रथा के पोषक, यानी जाति प्रथा को और भी ज़्यादा पोषक यानी उनको पालने वाले, जैसे एक माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को पोषक करते हैं, उनको पालते फूलते हैं, तो उसी तरीके से जाति प्रथा का पोषक करने वाले जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार को तो स्वीकार कर लेते हैं। यानी जो जाति प्रथा को मानने वाले लोग हैं वो अच्छा जीवन और अपने आप को सुरक्षा और साथ ही साथ पैसे का अधिकार, तो मतलब इन सब चीज़ों पे तो वो अपना अधिकार मानते हैं कि हमें जीने का अधिकार है अच्छे से, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, साथ ही साथ हमें संपत्ति का भी अधिकार है, इनको तो वो स्वीकार कर लेंगे। पर वे मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने की जल्दी तैयार नहीं होंगे। यानी जो मनुष्य के लक्षण हैं एवं जो प्रभावशाली प्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, स्वतंत्रता देने के लिए, वो सबको एक समान स्वतंत्रता देने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो सोचेंगे जो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो मिल रही हैं वो सिर्फ हमें मिलनी चाहिए और बाकियों को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। और अगर इस तरह की वो स्वतंत्रता देंगे तो इससे सभी लोगों को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता मिल जाएगी, जो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। ये चाहेंगे सिर्फ अपनी जेब भरी जाए, अपने आप को सुरक्षा मिले और अपने आप ही संपत्ति हम एकत्रित करते रहें। वह तो दास्ता में जकड़ कर रखना चाहते हैं, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं होती, और वो लोगों को दास्ता यानी जो पुराने नियम चले आ रहे हैं, गुलाम बना के रखना, वो सिर्फ जो चलता आ रहा है उसको में चलते रखना चाहते हैं। लोगों को अपग्रेड नहीं होने देना चाहते, वो बस चाहते हैं हम स्वतंत्र होकर जिए, हमें जीने का अधिकार है, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमें संपत्ति प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन बाकी जो लोग हैं एक तरीके से भाड़ में जाए। अब लेखक समता पर विचार करता है। अभी तक हमने बात की थी जो हमारे पॉइंट थे लोकतंत्र पर, दूसरा हमने बात की थी हमारी स्वतंत्रता पर, अब हम बात करेंगे समानता। तो अब लेखक जो है समता पर विचार करता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है और सब जगह ही, और उन्होंने फ्रांसीसी समाज का उदाहरण देकर भी कहा है कि वहाँ जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो समानता के अधिकार की बात हुई थी वही सबसे ज़्यादा विवाद का विषय रहा है। समता के जो आलोचक है वो कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, वो एक जैसे नहीं होते, और मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है। और मनुष्य की क्षमता जो है, जो इंसान की कैपेबिलिटी हो, 3 बातों पर निर्धारित होती है, और वो 3 बातें क्या है? शारीरिक, वंश, परंपरा। कि वंश परंपरा क्या है शारीरिक तौर पर? सामाजिक उत्तराधिकार, यानी समाज परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण की कामना और मनुष्य के अपने खुद के एफर्ट्स।
तो इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। ठीक है, ये जो आलोचकों के विचार है, ये अम्बेडकर जी के विचार नहीं है। और इन तीनों दृष्टियों से ही जो मनुष्य है वो एक समान नहीं होता। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी अपने साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? नहीं। जब समाज में भी ये सारी विशेषताएं नहीं हैं, समाज का भी कोई वंश नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, समाज का भी कोई माता पिता नहीं है, समाज के भी अपने खुद के कोई एफर्ट्स नहीं है, सब मिलजुल कर ये सामूहिक है ना। समाज होता क्या है? समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता। समाज बहुत सारे लोगों, बहुत सारे परिवारों, ठीक है, बहुत सारे विचारों, बहुत सारे धर्मों, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों से ही समाज जो है बनता है। और एक समाज की हम डेफिनेशन में ये सब चीज़ें नहीं है तो क्या समाज भी समान रहने का अधिकार नहीं है? तो ये बिल्कुल गलत है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा अधिकार है। यानी अगर किसी बंदे में कोई स्किल्स है तो उनको वो अपग्रेड कर सकता है, उनको और भी ज़्यादा वो बढ़ा सकता है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे। और अच्छा व्यवहार दिखाने की अगर प्रतियोगिता हुई तो ये लोग बाजी ही मारेंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार की पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही प्राप्त है, अतः उनके पक्ष में निर्णय देना ठीक नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो अमीर है तो उसको शिक्षा, पैसा, धन, दौलत, सुविधाएं सब कुछ प्राप्त है, तो वो तो चलो इस चीज़ें करके दिखा रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिली और फिर वो उत्तम व्यवहार दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। न्याय का तकाजा ये है कि हमें व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि वो बहुत ऊंचे कुल का है तो उसके साथ अच्छे से पेश आना है, निम्न कुल का है तो उसके साथ बुरे से व्यवहार करना है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो समाज के सदस्यों को आरंभ से ही संपन्न अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए। यानी समाज में सबको एक समान समझा जाए, कोई अमीर गरीबी के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, ऊंचे कुल निम्न कुल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। समता के औचित्य का और भी अधिकार है। एक राजनीतिज्ञ का बहुत से लोगों ने से पाला पड़ता है और जो एक पॉलिटिशियन होता है उसका हर तरह के लोगों से सामना होता है, उसके पास समय का अभाव होता है, अतः उसे प्रत्येक विषय की केवल इतनी जानकारी होती है कि वे लोगों की अलग अलग आवश्यकता तथा क्षमताओं के आधार पर अलग अलग व्यवहार कर सके। उसको पता है किसके साथ कैसा बिहेव करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्लास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लास में टीचर है, एक बच्चा पढ़ने वाला है, एक बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, एक बच्चा कम पढ़ने वाला है, तो ऑब्वियस है ये एक ह्यूमन नेचर है। जो लोग हैं और जो समाज भी, जो सोसाइटी भी है, तो वो उसके हिसाब से उसके साथ वैसा ही भेदभाव करेगा। अगर मान लो कोई अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है तो टीचर उसके साथ ज़्यादा अच्छे पोलाइट होगी, जो कम है उसके साथ थोड़ी ठीक होगी, और जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता उसको हमेशा डांट पढ़ना या उसको इग्नोर करना, ये सब चीज़ें होंगी। तो समाज में भी यही सब चीज़ें फॉलो होती है। हम भी समाज का ही हिस्सा है। आप बच्चे हो तो आप भी समाज का हिस्सा हो। हम लोगों से ही समाज बनता है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो तो आप समाज में इन्वॉल्व नहीं हो, आपका कोई रोल ही नहीं है। मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों या श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता कि ये अमीर लोग हैं, ये गरीब लोगों का समाज है, ये ऊंचे कुल के लोगों का समाज है। नहीं, समाज में सब इन्वॉल्व होते हैं, चाहे कोई घर का मालिक हो, चाहे घर में काम करने वाली नौकरानी हो, ये भी समाज के हिस्से हैं। ऐसे में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक ही व्यवहारिक सिद्धांत की आवश्यकता रहती है और वह सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए। यानी अगर एक पॉलिटिशियन है तो उसको सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अगर उसके पास एक अमीर आदमी आए उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है और गरीब आदमी आए उसके साथ वो गलत तरीके से बिहेव कर रहा है, नहीं। एक अच्छे पॉलिटिशियन की निशान ये है कि वो समाज के हर तबके के इंसान के साथ एक समान व्यवहार रखे। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, ऑब्वियस ऐसा नहीं पॉसिबल है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यही मार्ग बचा रखता है। यही मार्ग व्यवहारिक भी है और व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। चाहे हम कितनी ही पुस्तकों की बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत यही है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी है, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी तरह का कोई ना कोई भेदभाव ज़रूर कर देते हैं। तो इस तरीके से जो समानता है वो सब पर नहीं लागू हो पाती। और ये साथ ही साथ अम्बेडकर जी ने यही कहा है कि ये कल्पना की वस्तु बन चुकी है, काल्पनिक वस्तु ये बन चुकी है। तो इस तरीके से दोनों
अंबेडकर जी के जो लेख हैं यहाँ समाप्त होते हैं, जिसमें पहला लेख है उसमें कार्यकुशलता को ध्यान में न रखकर लोगों के जाति के आधार पर उनका जो श्रम है निर्धारित किया जाता है, काम निर्धारित किया जाता है, और दूसरे में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है। तो इस तरीके से दोनों लेख यहाँ समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ आसानी से समझ आया होगा। उसके बाद भी किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।